एक दृश्य जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में सदन से उठकर, नेसेट से उठकर के लोग जाते हुए दिखाई दिए। इसका हमारे देश के अंदर काफी जिक्र हुआ। जिक्र था कि ये यहां पर इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, वहां के विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद से बाहर चला गया। इजराइल के विपक्ष ने यह सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे और यहां पर इस तरह का बायकॉट हुआ। जोड़ा गया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री का बायकॉट हुआ? क्या भारत के प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहता था वहां का विपक्ष? आंसर है जी नहीं। वास्तविकता में इस बात को लेकर के एएनआई को भी ट्रोल किया गया, न्यूज एजेंसीज को भी ट्रोल किया गया कि आप लोगों ने इस सीन को क्यों नहीं दिखाया। वहां की मीडिया दिखा रही थी, आपने क्यों नहीं दिखाया? सदन को छोड़कर लोग क्यों चले गए? तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाने लगे। सवाल पूछे जाने लगे तो फिर न्यूज बन गई कि इजरायली अपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेसेट विजिट को बायकॉट क्यों किया। इस पर सवाल जब निकल कर आया, जानकारी जुटी तो पता चला कि इजराइल के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं इसाक अमित, उन्हें नेसेट के जो स्पीकर हैं उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया, इससे अपोजिशन नाराज था कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्यों नहीं बुलाया। इससे नाराज हुए अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। अब सवाल है, यह बायकॉट प्रधानमंत्री मोदी का था या फिर नेतन्याहू का था? तो जवाब है नेतन्याहू का विरोध था। यह बात पता कैसे चली? पता चली इजराइल के एक अपोजिशन दल जिसका नाम है यश अतिद पार्टी, उसके नेता हैं यायर लैपिड। उन्होंने जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन हुआ उस समय बायकॉट करके वो बाहर चले गए, लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ सब लोग वापस अंदर आ गए और उन्होंने यहां पर एक गंभीर मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया और वो ये कि बोला, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर खुद यायर लैपिड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हम नेतन्याहू के खिलाफ हैं, आपके नहीं। भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा है, हम पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष संयुक्त रूप से आपके साथ है और इस पूरे के अंदर वापस से विपक्ष आकर के बैठ गया। यह एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि अपोजिशन ने अपने प्रधानमंत्री का बायकॉट किया, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने देश की इमेज को खराब नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि इस बात में ये पूरी तरह से इसलिए बाहर चले गए कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से खुश नहीं हैं, आपको जो मैसेज लेना है लेते रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी बकायदा विपक्ष के नेता का इस प्रकार से प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलना एक बड़ी न्यूज बनकर आया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वी आर ऑल बोथ साइड ऑफ आइल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्पीच। हम दोनों तरफ बैठे लोग आपके भाषण को सुनना चाहते हैं और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इस पूरे भाषण को ध्यान से सुना। यायर लैपिड ने अपनी तरफ से देश आपके नेतृत्व की सराहना करता है, आपकी मित्रता की कद्र करता है और इस बात के लिए आभारी है कि आप कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। यहां आने के लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार की मैच्योरिटी यहां की संसद ने दिखाई, यह काबिल तारीफ है और बहुत से नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, सांसद विधायकों के लिए अपने आप में एक लर्निंग लेसन है कि दुनिया के सामने हमें यूनाइट रहना होता है, अपने आपसी मतभेदों को अपने देश में सुलझाना होता है। यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। यह हेडलाइन बनता है कि अपोजिशन बायकॉट नेतन्याहू एट इंडियाज पीएम नेसेट सेशन रीजॉइन फॉर मोदीज स्पीच। मोदी जब बोलने लगे तब वो लोग वापस आ गए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब सीट से उतरे तो यायर लैपिड को गले लगाया, साथ में बहुत से नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई, जो अपने आप में बहुत ही लाइट मोमेंट बनकर बाहर आया। तस्वीरें और भी थी जहां पर हमारे विदेश मंत्री, एनएसए, इन सब की आपसी जो बातचीत थी और प्रधानमंत्री का एज यूजुअल जो आइकॉनिक सीन जब वो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ कार में बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शुरुआती नेताओं में हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल्फी कल्चर को प्रमोट किया और अब राजनेताओं के साथ कार में बैठकर तस्वीर खिंचवाने को वो इस समय दुनिया के सामने प्रमोट कर रहे हैं। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष अब एक ही कार में यात्रा करते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इजराइल की जो नई रिसर्च है, यहां के जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए इनोवेशंस हैं, इन्हें भी जाना।
वहां पर कई ऐसी जगह पर आपने यात्रा की जिसमें कि यह पता चला कि कैसे साइबर थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में। उन सब चीजों को, क्योंकि इजराइल जो है वो जाना जाता है नवावेश के लिए, नवोन्मेष के लिए, नई खोज के लिए। इजराइल में जब मेरी यात्रा भी हुई, जब मैं वहां पर घूमने गया, तब वहां पर मैंने भी देखा कि इजराइल की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो वहां के नए आविष्कार हैं। वहां के यूथ, वहां के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमेशा कुछ नए इनोवेशन में लगे रहते हैं और उस इनोवेशन को वो बिलियंस ऑफ डॉलर में बेचकर इजराइल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे में इजराइल लगातार कुछ नया बना रहा है, वो भारत को भी दिखाया और इसी के चलते भारतीय प्रधानमंत्री ने इनकी कंपनीज को भारत आने का आग्रह किया और कहा कि आप भारत आइए, इन्वेस्ट करिए और हमारे टैलेंटेड यूथ के साथ काम करिए। कुछ तस्वीरें दोनों तरफ से साझा की गई। इसके बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम था। यहां पर रात्रि भोज में प्रधान कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं। जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए। निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं और अर्ली मूवर एडवांटेज यह है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब नेतन्याहू के पास, मतलब नेतन्याहू के साथ में थे, तब यहां पर नेतन्याहू ने भारतीय हाफ जैकेट पहनी हुई थी। चर्चा निकलकर आई, नेतन्याहू ने कहा कि मैंने पारंपरिक भारतीय परिधान पहना है। हाफ जैकेट अब भारत की पहचान बन चुकी है। अक्सर कई जगह प्रधानमंत्री इस हाफ जैकेट में दिखाई देते हैं, तो उन्होंने भी हाफ जैकेट यहां पहनी थी। हाफ जैकेट को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने भारत की पहचान से जोड़ा, परंपरा से जोड़ा और कहा कि भारतीय परिधान का प्रति, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसे रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि आपका हमारे परिधानों के साथ यह लगाव देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। फिर बात करते हैं हमारे देश में हुई प्रतिक्रियाओं की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात में एक कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले एक सवाल पूछते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट है, आप उनके पास में जा रहे हैं, 15 मिनट के लिए उनसे कहकर गाजा जाइएगा, पता करिएगा कि गाजा में कितने लोगों के घरों को नेतन्याहू ने तोड़ दिया है, इजराइल ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री, आप गाजा भी जाइए और देख कर आइए कि वहां क्या हालात हो रहे हैं। हमारे देश में हमेशा ही इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के टू नेशन थ्योरी का समर्थन रहा है। इसका अर्थ है कि भारत दोनों देशों के सह अस्तित्व को स्वीकारता है, केवल इजराइल ही वहां पर हो इसे नहीं मानता। भारत यूएन से समर्थित फिलिस्तीन और इजराइल साथ साथ रहें, इस बात का समर्थक रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा ये कतई नहीं डिक्लेयर करती कि भारत फिलिस्तीन को मानना मना कर दिया है, नहीं, यहां पर यह बात तार्किक है। इसके साथ साथ भारत की एक अपोजिशन पार्टी सीपीआईएम ने भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस बार आप कौन से हितों का सौदा करने गए हैं। ऐसा आपने इसलिए कहा क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले याद होगा, जब सदन के अंदर बजट सेशन चल रहा था, उस समय पर एप्स्टाइन फाइल की जानकारी आई थी। उसी समय पर हमारी सदन में यह चर्चा बाहर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उसी समय पर यह चर्चा बाहर निकल कर आई थी कि भारत ने ट्रेड डील अमेरिका से साइन कर ली है। और उसी समय एप्स्टाइन फाइल में एक जानकारी बाहर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जिस समय इजराइल जा रहे थे, उस समय पर एप्स्टाइन ने मैसेज में यह किया था कि ट्रंप के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नाचे और गाए थे। हालांकि इसके कोई तार्किक अभी तक एविडेंसेस बाहर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो वीडियो साझा किया उसमें इस बात को उठाने का प्रयास था कि ना जाने क्या कुछ अभी उस फाइल में दबा हुआ है और ना जाने उस फाइल के दबाव में प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है। खैर, जो भी है, यहां पर अपोजिशन का टास्क है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार का दायित्व है कि वो अपोजिशन को जवाब देते हुए, संतुष्ट करते हुए आगे बढ़े। बात करें वैश्विक मीडिया की, तो वैश्विक मीडिया में अल जजीरा ने इस बात को कुछ इस तरह से लिया कि पीएम मोदी ने इजराइल के जीनोसाइड को, जो गाजा में हुआ, उसे इंडिया का स्टैंड कहते हुए कहा कि वो उनके साथ पूरे कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इजराइल के कृत्य को सही ठहराने की यात्रा है, जिसमें गाजा में 72,000 लोगों की जान जा चुकी है।
इसे इस तरीके से दिखाने का प्रयास हुआ। न्यूज बनकर आई कि रेटल्ड बाय पीएम मोदी विजिट, पाकिस्तान पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया इजराइल अलायंस। खबर आती है कि भारत की इस इजराइल यात्रा के खिलाफ पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव में इस हाई लेवल मीटिंग से डरे हुए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि सीनेट ऑफ पाकिस्तान यूनानिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन condemning Israeli Prime Minister Netanyahu over remark about forming regional alliance with India and other countries। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी लॉ मेकर्स डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अगेंस्ट मुस्लिम नेशंस। अब हो क्या रहा है? असल में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक रीजनल अलायंस बनाना चाहते हैं भारत के साथ। 23 फरवरी को अपनी पाठशाला पर जो हमने सेशन किया था उसमें इसका हमने जिक्र किया था। हमने आपको सेशन में बताया था कि नेतन्याहू ने 22 फरवरी को कहा है कि वो रेडिकल एक्सिस के खिलाफ एक प्रकार का संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें 6 देश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के समय अपेक्षित था कि प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर के इसका अनाउंसमेंट करेंगे। नेतन्याहू ने कहा था, वी आर बिल्डिंग एन एक्सिस ऑफ नेशंस कमिटेड टू स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, इजराइल ये तो फाइनल थे। इसके अलावा भारत का नाम भी उसमें जोड़ा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब यहां आएंगे तब कुछ ऐसा होगा। तो इसे पाकिस्तान ने यह लिया कि मुसलमानों के खिलाफ इजराइल और भारत एक होकर अपना एक अलायंस बना रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान के खिलाफ और भारत के इस एक्सेस को बनाने के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। भारत असल में 6 देशों के एक समूह का हिस्सा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक मुस्लिम नाटो बनाने की बात कही थी, जिसका तर्क था कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर के हमला वापस करेंगे। इसी के खिलाफ इजराइल कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है और उसकी शुरुआत उसने कॉमन दुश्मन ढूंढ कर की है। जहां भारत को पाकिस्तान से चिढ़ है, इजराइल को इन दिनों तुर्की से चिढ़ हो रखी है। भारत के लिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों कंबाइंड रूप से दुश्मन हैं। ऐसे में भारत के लिए इजराइल का साथ होना तुर्की और पाकिस्तान का कंबाइंड इलाज प्रतीत होता है। इसीलिए इस हेक्सागन में, इस षटकोण में इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, साथ में भारत और 2 अन्य देश जिसमें एक अरब राष्ट्र और एक अफ्रीकी राष्ट्र की संकल्पना सोची जा रही है। सवाल बड़ा है कि इन 6 देशों को साथ लेने में 4 देश तो साथ पता चल रहे हैं कि ये 4 देश डिफाइंड हैं। बाकी 2 देश में एक अफ्रीकी देश बचा और एक अरब देश बचा। अरब देश मुस्लिम बहुल देश हैं। कौन सा देश होगा जो इजराइल और भारत के साथ मुस्लिम लाटों के खिलाफ खड़ा होगा? ऐसे में कवायद की जाती है कि हो सकता है यूएई इनके साथ निकलकर आ जाए। यह केवल कयास है, अभी तक इसकी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है। यूएई के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि यूएई और सऊदी की आपस में एक दूसरे से ठनी हुई है। हो सकता है कि ऐसे में भारत इजराइल के इस गठबंधन में यूएई साथ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका अर्थ है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी साथ होगा और सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ होगा। ऐसे में अभी सऊदी और यूएई आपस में यमन में झगड़ लिए थे। यमन में यूएई के ठिकानों पर सऊदी के हमले हुए थे, जिसके चलते यूएई से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के साथ और इजराइल के साथ मिलकर अपना एक सहयोग गठबंधन बना लेगा। इस उम्मीद में अभी तक कोई पुष्टि शामिल नहीं है, लेकिन हां, कयास बहुत तेजी से हैं कि यूएई संभवतया इस राइवलरी में सेफ्टी नेट बनाना चाहेगा। और यह हाल ही के यूएई के जो हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी भारत में जो उनकी 3 घंटे की यात्रा थी उससे रिलेट करके देखा जा रहा है। चूंकि इजराइल और भारत के ये दोनों कॉमन प्रतिद्वंदी हैं, भारत के लिए पाकिस्तान और तुर्की पाकिस्तान के साथ होने के कारण भारत के लिए अपने आप में एक राइवलरी लिस्ट में है और भारत आईमैक के माध्यम से ग्रीस तक पहुंचना चाहता है। ऐसे में कुछ ऐसा हेक्सागन प्रस्तावित है कि ये लोग मिलकर के अपना एक सहयोग गठबंधन बनाएंगे जो आगे चल करके भारत और इजराइल की दोस्ती से मजबूत होगा। खैर, इन सभी चर्चाओं के बीच पाकिस्तान को अगर हम किनारा कर भी दें तो भारत और इजराइल आगे चलकर एमओयू साइन करने वाले हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर, ड्रोन्स की परचेज को लेकर, आयरन डोम्स को लेकर, आयरन बीम को लेकर, ऐसी भी चर्चाएं हैं।
आज प्रधानमंत्री की यात्रा समाप्त होगी, उससे पहले अगर कुछ और फाइनल निकल कर आता है तो आप उस अपडेट के लिए हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अंकित कुमार अवस्थी के नाम से ट्विटर पर हूं, सक्रिय हूं और वहां पर आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। जो जिनके ऊपर सेशन नहीं बन पाते वहां की अपडेट वहां पर आती रहती है। अगर आप चाहें तो अपडेट के लिए जुड़े रह सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत हेरॉन MK2 मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। हेरॉन MK2 जो ड्रोन है, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो इजराइल द्वारा निर्मित है। ये 45 घंटे लगातार उड़ सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, 470 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। भारत इसकी डील इनके साथ कर सकता है। चर्चा यह भी दी जा रही है कि भारत को इजराइल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के बारे में विचार कर सकता है। आयरन बीम और आयरन डोम इजराइल ने हाल ही में जब उस पर हमले हुए, चाहे फिर वो लेबनान से थे, चाहे हमास से थे, चाहे ईरान से थे, वहां पर बखूबी खुद की सुरक्षा में इस्तेमाल किए थे। उम्मीद की जा रही है कि भारत इजराइल आने वाले समय में $8 बिलियन से अधिक की रक्षा डील कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं इसलिए जब तक चीजें बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक ये सकते में ही रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री होलाकॉस्ट के स्मारक यार वाशेम की यात्रा में भी रहेंगे और वहां से भी जो अपडेट आएंगे वो आपको दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस यात्रा से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंची होंगी, आपको जानकारी पसंद आई हो। साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आप इसे कैसे देखते हैं अपना कमेंट जरूर लिखें।